गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। राष्ट्रीय आय से संबंधित अवधारणा में इससे पहले वाले लेक्चर में हमने किया था सकल राष्ट्रीय उत्पादन और सकल घरेलू उत्पादन। सकल राष्ट्रीय उत्पादन जैसा कि बताया गया था कि यह है किसी वर्ष विशेष में उत्पादित समस्त अंतिम वस्तुओं व सेवाओं के बाजार मूल्य पर योग को सकल राष्ट्रीय उत्पादन या सकल राष्ट्रीय आय कहते हैं। जबकि सकल घरेलू उत्पादन देश की भौगोलिक सीमाओं के भीतर किसी वर्ष विशेष में उत्पादित अंतिम वस्तुओं सेवाओं के बाजार मूल्य के योग को कहते हैं। तो दोनों में जो अंतर है वो ये अंतर है कि सकल राष्ट्रीय उत्पादन में हम विदेशों से प्राप्त शुद्ध साधन आय को भी जोड़ते हैं। यानी घरेलू उत्पादन में यदि हम विदेशों से प्राप्त शुद्ध साधन आय को जोड़ दें तो यह सकल राष्ट्रीय उत्पादन ज्ञात हो जाता है। तो दोनों में अंतर का आधार विदेशों से प्राप्त शुद्ध साधन आय है, जिसे हम x माइनस एम कहते हैं। x कहलाता है एक्सपोर्ट और m कहलाता है इंपोर्ट। निर्यात में से आयात की मात्रा घटाकर जो शेष रहता है उसे सकल घरेलू उत्पादन में जोड़ देने से वह सकल राष्ट्रीय उत्पादन ज्ञात हो जाता है। तो आपने GNP और GDP के बारे में जान लिया था। आज हम करेंगे राष्ट्रीय आय से संबंधित अन्य और तीसरी अवधारणा जो है शुद्ध राष्ट्रीय उत्पादन, नेट नेशनल प्रोडक्ट। तो ये पहले बताया जा चुका है कि उत्पादन करते समय मशीनों में घिसावट हो जाती है और कुछ मशीन पुरानी हो जाने के कारण उन्हें प्रतिस्थापित किया जाता है। इस पर जो व्यय होता है उसे स्थिर पूंजी का उपभोग कहते हैं। यदि बाजार मूल्य पर सकल राष्ट्रीय उत्पादन में से स्थिर पूंजी के उपभोग को घटा दिया जाए तो जो बचता है उसे बाजार मूल्य पर शुद्ध राष्ट्रीय उत्पादन कहेंगे, क्योंकि उत्पादन की गणना चालू कीमतों के आधार पर ही की जाती है। तो हमें सूत्र के रूप में प्राप्त होता है कि बाजार मूल्य पर शुद्ध राष्ट्रीय उत्पादन बराबर बाजार मूल्य पर सकल राष्ट्रीय उत्पादन माइनस स्थिर पूंजी का उपभोग, या इसे प्रतिस्थापन व्यय भी कहा जाता है या इसे मूल्यह्रास भी कहा जाता है। तो NNP इज इक्वल टू GNP माइनस डेप्रिसिएशन या घिसावट व्यय। जैसे एग्जाम्पल के रूप में भी हम ले सकते हैं कि यदि किसी देश में एक वर्ष की अवधि में बाजार कीमतों पर GNP का कुल मौद्रिक मूल्य मान लीजिए 60,000 रुपये है और जो मशीनों पर जो घिसावट हुई है या जिसे हम स्थिर पूंजी का उपभोग कहते हैं वह 6,000 रुपये प्रति वर्ष है। तो ऐसी स्थिति में 60,000 में से 6,000 रुपये को जो यदि हम घटा देंगे तो बचेंगे 54,000 रुपये। ये कहलाएगा NNP। तो NNP प्राप्त करने के लिए हमें जो बाजार मूल्यों पर सकल राष्ट्रीय उत्पादन है उसमें से घिसावट व्यय को घटा देंगे, डेप्रिसिएशन को कम कर देंगे। तो GNP माइनस NNP प्रतिस्थापन व्यय घिसावट व्यय आ जाएगा। तो इसे किसी भी तरह से निकाल सकते हैं। GNP दी हुई हो या NNP दी हुई हो तो उससे हम डेप्रिसिएशन निकाल सकते हैं। इसी तरह से GNP में से डेप्रिसिएशन को लेस कर देंगे तो ये शुद्ध राष्ट्रीय उत्पादन या NNP हमें प्राप्त होगा। तो इस तरह से नेट नेशनल प्रोडक्ट जो बाजार मूल्यों पर है उसे हम बाजार मूल्यों पर सकल राष्ट्रीय उत्पादन में से मूल्यह्रास की राशि को घटाकर प्राप्त कर सकते हैं। फिर नेक्स्ट जो कॉन्सेप्ट है वो है शुद्ध घरेलू उत्पादन या नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट। ये जैसे आपने राष्ट्रीय शुद्ध राष्ट्रीय उत्पादन पढ़ा उसी तरह से शुद्ध घरेलू उत्पाद। अंतर क्या है? इसमें घरेलू उत्पादन में से मूल्यह्रास को घटा दिया जाएगा। जैसे एक वर्ष की अवधि में एक जो साधनों द्वारा उत्पादित जो वस्तुएं और सेवाएं हैं उसका मौद्रिक मूल्य और उसमें से यदि घिसावट व्यय को या प्रतिस्थापन व्यय को घटा दिया जाए तो जो बचेगा उसे शुद्ध घरेलू उत्पादन कहा जाएगा। इसे भी सूत्र के रूप में रख सकते हैं। तो शुद्ध घरेलू उत्पादन यानी नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट NDP बराबर टोटल या GDP, जिससे हम कहते हैं ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट माइनस डेप्रिसिएशन। तो NDP इज इक्वल टू GDP माइनस डेप्रिसिएशन। शुद्ध घरेलू उत्पादन बराबर कुल घरेलू उत्पादन माइनस प्रतिस्थापन व्यय। इस तरह से हम शुद्ध घरेलू उत्पादन प्राप्त कर सकते हैं।
नेक्स्ट जो कॉन्सेप्ट है वो है बाजार कीमत पर कुल राष्ट्रीय उत्पादन तथा शुद्ध राष्ट्रीय उत्पादन। जैसा कि बताया गया, ये वर्ष जो भी राष्ट्रीय आय से संबंधित धारणा है वो किसी वर्ष विशेष से संबंधित होती है। तो एक वर्ष की अवधि में देश में जिन वस्तुओं और सेवाओं का उत्पादन किया जाता है उन इकाइयों की गणना उस समय जो प्रचलित कीमत होती है उससे गुणा करके की जाती है। इसमें विदेशों से प्राप्त शुद्ध आय को जोड़ लिया जाता है और जो योग प्राप्त होता है वही बाजार कीमत पर कुल राष्ट्रीय उत्पादन कहलाता है। इस प्रकार जीएनपी में से मशीनों का घिसावट व्यय निकाल दें या प्रतिस्थापन व्यय घटा दें तो जो शेष बचता है उसे बाजार कीमत पर शुद्ध राष्ट्रीय उत्पादन कहा जाता है। तो बाजार कीमत पर जीएनपी ज्ञात करने के लिए ये विधि तो है ही, इसके साथ साथ दूसरी विधि भी है, जैसे कर्मचारियों का पारिश्रमिक, ब्याज, लगान, लाभ, मध्यवर्ती उपभोग, प्रतिस्थापन व्यय तथा शुद्ध अप्रत्यक्ष करों का योग कर लेंगे तो ये बाजार मूल्य पर जीएनपी ज्ञात हो जाएगी। तो इस तरह से अगर हमें साधन लागत पर या साधन मूल्यों पर जीएनपी मालूम है तो उसके साथ हमें ये प्रतिस्थापन व्यय को जोड़ना होगा, शुद्ध अप्रत्यक्ष करों को जोड़ना होगा, मध्यवर्ती उपभोग उनको जोड़ना होगा। इससे फिर ये जीएनपी मार्केट प्राइस ज्ञात हो सकती है। नेक्स्ट जो कॉन्सेप्ट है वो है साधन लागत पर कुल राष्ट्रीय उत्पादन तथा शुद्ध राष्ट्रीय उत्पादन। अभी तक आपने बाजार कीमत पर पढ़ा था, अब साधन लागत पर भी हम राष्ट्रीय उत्पादन की गणना कर सकते हैं। जो कीमतें बाजार में प्रचलित होती हैं, आपने देखा होगा जब भी कोई प्रोडक्ट हम खरीदते हैं तो उस पर लिखा होता है MRP, जिसमें टैक्स इज एक्स्ट्रा, उसमें एक्स्ट्रा जो टैक्स होते हैं वो भी उसमें सम्मिलित होते हैं। तो जो कीमतें बाजार में प्रचलित होती हैं उनमें अप्रत्यक्ष करों का समावेश होता है। इसके साथ ही सरकार जब कोई उद्योग उत्पादन करता है तो उस उत्पादन के प्रोसेस में उद्योगों को आर्थिक सहायता देती है। यदि बाजार कीमत पर प्राप्त कुल राष्ट्रीय उत्पादन में से अप्रत्यक्ष करों को घटा दें और उसमें आर्थिक सहायता की राशि को जोड़ दें तो साधन लागत पर हम राष्ट्रीय उत्पादन को प्राप्त कर सकते हैं। इसको हम फॉर्मूला के रूप में, सूत्र के रूप में भी रख सकते हैं कि जीएनपी एट फैक्टर कॉस्ट, या जीएनपी से मतलब है सकल राष्ट्रीय उत्पादन जो कि साधन लागत पर है, उसे निकालने के लिए जीएनपी एट मार्केट प्राइस, जो बाजार कीमत पर सकल राष्ट्रीय उत्पादन है, उसमें से अप्रत्यक्ष कर को घटा दिया जाएगा और अनुदान को जोड़ दिया जाएगा। तो जीएनपी एट फैक्टर कॉस्ट इज इक्वल टू जीएनपी एट मार्केट प्राइस माइनस इनडायरेक्ट टैक्स प्लस सब्सिडी। ये इसका फॉर्मूला हमें प्राप्त हो जाता है। क्योंकि एक और जब कोई भी उद्योग उत्पादन करता है तो सरकार के द्वारा उसे आर्थिक सहायता या अनुदान दिया जाता है, जबकि जब वो वस्तु बिक्री योग्य होती है तो उस पर अप्रत्यक्ष कर लगाया जाता है। तो ऐसे स्थिति में इनमें से अप्रत्यक्ष कर को घटा दिया जाएगा और अनुदान की राशि जोड़ दी जाएगी, किसमें, जो कि बाजार मूल्यों पर जीएनपी है उसमें, और फिर हमें प्राप्त होगा जीएनपी एट फैक्टर कॉस्ट, या साधन लागत पर सकल राष्ट्रीय उत्पादन हमें प्राप्त होगा। इसी से संबंधित अगली अवधारणा है बाजार कीमत पर कुल घरेलू उत्पादन तथा शुद्ध घरेलू उत्पादन। बाजार कीमत पर कुल घरेलू उत्पादन ज्ञात करने के लिए एक वर्ष की अवधि में देश की सीमा में उत्पादित वस्तुओं और सेवाओं का जो प्रचलित कीमत है उससे अगर गुणा कर दिया जाता है तो, और इसमें विदेशों से प्राप्त शुद्ध आय को घटा दिया जाता है, तो ये घरेलू उत्पादन हमें बाजार कीमत पर प्राप्त होगा। तो जीएनपी एट मार्केट प्राइस बराबर देश में उत्पादित वस्तुओं का बाजार मूल्य माइनस विदेशों से प्राप्त शुद्ध साधन आय तथा पूंजी के उपभोग मूल्य को घटा दिया जाता है। तो ऐसी स्थिति में ये शुद्ध घरेलू उत्पादन बाजार मूल्य पर प्राप्त होगा। तो एनडीपी एट मार्केट प्राइस इज इक्वल टू जीडीपी मार्केट प्राइस माइनस डेप्रिसिएशन, यानी शुद्ध घरेलू उत्पाद जो बाजार मूल्यों पर है उसे हम निकाल सकते हैं जो सकल घरेलू उत्पादन है बाजार मूल्यों पर, उसमें से हम घिसावट व्यय को निकाल देंगे तो यह नेट या शुद्ध प्राप्त होगा। तो इस प्रकार से हम शुद्ध घरेलू उत्पादन में अगर स्थिर पूंजी के उपभोग मूल्य को जोड़ देंगे तो यह सकल घरेलू उत्पादन प्राप्त होगा। कहने का मतलब ये है
कि बाजार कीमत पर कुल घरेलू उत्पादन तथा शुद्ध घरेलू उत्पादन में अंतर का आधार घिसावट का व्यय या स्थिर पूंजी का उपभोग व्यय कहलाता है। तो इस तरह से हम जो सकल से नेट पे आ सकते हैं, सकल से शुद्ध पर आ सकते हैं, वह चाहे बाजार कीमत पर कुल घरेलू उत्पादन हो या बाजार कीमत पर कुल राष्ट्रीय उत्पादन हो। इससे अगर हम शुद्ध पे पहुंचेंगे तो हमें डेप्रिसिएशन को घटाना पड़ेगा या मूल्यह्रास को उसमें से घटाना पड़ेगा। अगली अवधारणा है साधन लागत पर कुल घरेलू उत्पादन तथा शुद्ध घरेलू उत्पादन। आपको इसमें अंतर समझना होगा कि बाजार कीमत पर जो हम माप रहे हैं उसका क्या आधार है और साधन लागत पर यदि राष्ट्रीय आय की हम गणना करते हैं तो उसका क्या आधार है। तो अभी हम साधन लागत पर कुल घरेलू उत्पादन तथा शुद्ध घरेलू उत्पादन के बारे में जानने का प्रयास करेंगे। आपने ऊपर बाजार कीमत पर कुल घरेलू उत्पादन को जाना है। यदि इसमें से अप्रत्यक्ष करों की राशि को घटा दिया जाए और इसमें अनुदान की राशि को जोड़ दिया जाए तो ये साधन लागत पर कुल घरेलू उत्पादन प्राप्त होगा। तो जीडीपी एट फैक्टर कॉस्ट इज इक्वल टू जीडीपी एट मार्केट प्राइस माइनस इनडायरेक्ट टैक्स प्लस सब्सिडी, ये सूत्र में प्राप्त होता है। अर्थात सकल घरेलू उत्पादन साधन लागत पर हमें निकालना हो और बाजार मूल्यों पर सकल घरेलू उत्पादन दिया हुआ हो तो उसमें से अप्रत्यक्ष कर को घटाना होगा और अनुदान की राशि को जोड़ना होगा। तो साधन लागत पर शुद्ध घरेलू उत्पादन ज्ञात करने के लिए साधन लागत पर कुल घरेलू उत्पादन में से प्रतिस्थापन व्यय या घिसावट व्यय को घटा दिया जाता है। वो इसका सूत्र इस प्रकार होगा। इसका फिर फॉर्मूला है कि एनडीपी एट फैक्टर कॉस्ट इज इक्वल टू जीडीपी एट फैक्टर कॉस्ट माइनस डेप्रिसिएशन। तो आपको जो भी चेंज करना है या जो भी ज्ञात करना है, पहले आपको ये देखना होगा कि आपको क्या तो प्राप्त करना है और कौन सी स्थिति दी हुई है। यदि साधन लागत पर शुद्ध घरेलू उत्पादन आपको निकालना है और साधन लागत पर सकल घरेलू उत्पादन दिया हुआ है तो घरेलू उत्पादन तो है दोनों, लेकिन एक सकल है और निकालना शुद्ध है। तो सकल से शुद्ध अगर हमें जाना है या प्राप्त करना है तो इसमें से हमें डेप्रिसिएशन या घिसावट व्यय को घटाना होगा। इस प्रकार हम सकल से शुद्ध की ओर जा सकते हैं। तो आपने ये साधन लागत से संबंधित तथा बाजार मूल्यों से संबंधित राष्ट्रीय आय से संबंधित मुख्य अवधारणाओं को आपने जाना है। इसके अतिरिक्त राष्ट्रीय आय से संबंधित अन्य अवधारणाएं भी हैं, अन्य धारणाएं भी हैं, जैसे निजी क्षेत्र की शुद्ध घरेलू आय। तो किसी भी देश की शुद्ध घरेलू आय में कई वर्गों की आय का समावेश होता है। इसमें जैसे अर्धनिर्मित क्षेत्रों की आय, सामान्य सरकार की आय तथा परिवार क्षेत्र की आय, ये सभी इसमें सम्मिलित होती हैं। हमें घरेलू साधन में से सरकार के विभागीय उद्यमों की आय को निकालना पड़ता है। निजी क्षेत्र की आय निकालने के लिए आप सूत्र को भी प्रयोग में ले सकते हो, जैसे साधन लागत पर शुद्ध घरेलू उत्पादन माइनस सरकार के विभागीय उद्यमों की आय माइनस गैर विभागीय उद्यमों की आय। ये सब जो है निजी क्षेत्र के आय में सम्मिलित नहीं होते। तो हमें इसे निकालने के लिए साधन लागत पर शुद्ध घरेलू उत्पादन में से सरकार के विभागीय उद्यमों की आय, क्योंकि वो निजी क्षेत्र को प्राप्त नहीं होती, इसी तरह से गैर विभागीय उद्यमों की आय ये भी निजी क्षेत्र को प्राप्त नहीं होती, इसलिए साधन लागत पर शुद्ध घरेलू उत्पादन में से हमें इन्हें घटाना होगा, तब निजी क्षेत्र की आय हमें प्राप्त होगी। इसी प्रकार प्राइवेट इनकम या निजी आय ज्ञात करने के लिए शुद्ध घरेलू उत्पादन से जो साधन की आय होती है, इसमें देश की सरकार से प्राप्त आय, विदेशों से प्राप्त शुद्ध आय, सरकार से चालू हस्तांतरण तथा अन्य देशों से शुद्ध चालू हस्तांतरण, इन सबको जोड़ देंगे तो हमें निजी आय प्राप्त होगी। तो एक देश की निजी आय में निजी उद्यमों की साधन आय के अतिरिक्त देश की सरकार तथा अन्य देशों से जो चालू हस्तांतरण प्राप्त होता है उसका इसमें समावेश किया जाता है। नेक्स्ट है पर्सनल इनकम या वैयक्तिक आय। एक देश के लोगों द्वारा जो आय एक वर्ष की अवधि में प्राप्त की जाती है उसे वैयक्तिक आय कहते हैं। यहाँ पर इस बात का मुख्य ध्यान रखना चाहिए कि व्यक्तिगत आय
एवं राष्ट्रीय आय में समानता नहीं होती। ये विशेष रूप से ध्यान देने की बात है कि ऐसा नहीं कि हम व्यक्तियों की आय को का योग करें और राष्ट्रीय आय हमें प्राप्त होगी। इसमें समानता नहीं होती, क्योंकि जो हस्तांतरण आय व्यक्तिगत आय में शामिल होती है वह राष्ट्रीय आय में शामिल नहीं होती। जैसे पेंशन है, बेरोजगारी भत्ता है, ये सब व्यक्तिगत आय में शामिल होते हैं लेकिन राष्ट्रीय आय में शामिल नहीं होते। इस प्रकार से व्यक्तियों की आय का योग राष्ट्रीय आय नहीं होगा। तो इससे हम सूत्र के रूप में निकाल सकते हैं व्यक्तिक आय को, पर्सनल इनकम या व्यक्तिक आय बराबर शुद्ध राष्ट्रीय आय प्लस हस्तांतरण आय माइनस अविभाजित कंपनी के लाभ माइनस कंपनी के आयकर माइनस सामाजिक सुरक्षा अंशदान। तो ये इसमें हमें हस्तांतरण भुगतानों को जोड़ना होगा तथा जो कंपनी के अविभाजित लाभ हैं या कंपनी की आयकर है या सामाजिक सुरक्षा अंशदान है, इस तरह की मदों को हमें इसमें से कम करना होगा, तब हमें व्यक्तिगत आय या पर्सनल इनकम प्राप्त होगी। इसी के साथ है डिस्पोजेबल इनकम या व्यय योग्य आय। यह आय वह आय होती है जो अंतिम रूप से उपभोक्ताओं के पास व्यय के लिए प्राप्त होती है। तो व्यक्तियों एवं परिवार द्वारा उपभोग पर जो आय वास्तव में व्यय की जा सकती है उसे व्यय योग्य आय कहते हैं। संपूर्ण व्यक्तिगत आय व्यय योग्य आय नहीं होती, क्योंकि इनमें से प्रत्यक्ष कर निकलने के बाद ही व्यय योग्य आय बचती है। किंतु ये पूरी आय उपभोग पर व्यय नहीं की जाती, अपितु इसका कुछ भाग सेविंग के रूप में चला जाता है। अतः हम ये कह सकते हैं कि व्यय योग्य आय कुल उपभोग व्यय प्लस बचत के द्वारा ज्ञात की जा सकती है। इसलिए इसका फॉर्मूला भी जो डिस्पोजेबल इनकम है या DI है, DI = C+S, उपभोग व्यय प्लस बचत, इसके द्वारा हम इसे ज्ञात कर सकते हैं। तो समीकरण के रूप में व्यय योग्य आय राष्ट्रीय आय माइनस व्यावसायिक बचत प्लस अप्रत्यक्ष कर प्लस व्यक्तियों एवं व्यवसाय पर प्रत्यक्ष कर प्लस हस्तांतरण भुगतान, तो ये सब इस तरह से अगर एडजस्टमेंट करते हैं तो व्यय योग्य आय इस तरह से भी हमें ज्ञात कर सकते हैं। प्रति व्यक्ति आय लास्ट में है पर कैपिटा इनकम। एक देश में किसी वर्ष विशेष में वहाँ के लोगों की औसत आय ही उस वर्ष की प्रति व्यक्ति आय होती है। यदि किसी एक वर्ष की राष्ट्रीय आय में उस वर्ष की जनसंख्या का भाग दे दिया जाए तो यह प्रति व्यक्ति राष्ट्रीय आय या प्रति व्यक्ति आय कहलाती है। यानी पर कैपिटा नेशनल इनकम या पर कैपिटा इनकम = नेशनल इनकम अपॉन पॉपुलेशन। तो यहाँ नेशनल इनकम या राष्ट्रीय आय से मतलब ये है कि शुद्ध साधन आय, नेट नेशनल प्रोडक्ट, शुद्ध राष्ट्रीय उत्पादन जो साधन लागत पर है वह राष्ट्रीय आय कहलाता है। NNP फैक्टर कॉस्ट = NI, और इसमें यदि जनसंख्या का भाग लगा देंगे तो प्रति व्यक्ति आय हमें ज्ञात होगी। तो इस प्रकार ये आय से संबंधित विभिन्न अवधारणाएं थीं जो कि आपने जानने का प्रयास किया। इसमें हमने बाजार मूल्यों पर सकल राष्ट्रीय उत्पादन, बाजार मूल्यों पर सकल घरेलू उत्पादन, साधन लागत पर सकल राष्ट्रीय उत्पादन, साधन लागत पर सकल घरेलू उत्पादन, इसी तरह से बाजार मूल्यों पर शुद्ध राष्ट्रीय उत्पादन और बाजार मूल्यों पर शुद्ध घरेलू उत्पादन, और निजी क्षेत्र की आय, निजी आय, व्यक्तिगत आय, व्यय योग्य आय और प्रति व्यक्ति आय, इन सभी अवधारणाओं के बारे में आपको बताया गया है। तो ये थी राष्ट्रीय आय से संबंधित मुख्य अवधारणाएं।